दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जोधपुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई धीर और छोटा भाई नरेन, और उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। पिता का देहांत वर्षों पहले हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही दोनों भाइयों के कंधों पर आ गई थी। धीर स्वभाव से तेज बुद्धि वाला था। वो कम बोलता, पर जब बोलता तो उसकी बातों में तर्क और दृढ़ता होती। वो खेतों की बोने से लेकर अनाज बेचने तक हर काम सोच समझकर करता था। दूसरी ओर नरेन का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसका मन साफ था। वो जो सोचता वही कह देता, जो करता पूरे मन से करता। उसे छल कपट का पता नहीं था। माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तेरा मन है, पर वो हंसकर बात टाल देता। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था। सुबह सूर्योदय से पहले वे उठ जाते और खेत की ओर निकल पड़ते। दिन भर की मेहनत के बाद जब वे घर लौटते तो माँ आंगन में बैठी उनकी राह देख रही होती थी। उनके लिए मोटी रोटी, छाछ और प्याज का साधारण भोजन तैयार रहता, पर उस भोजन में माँ के हाथों का स्वाद और स्नेह की मिठास होती। उनका जीवन सादा था पर संतोष से भरा था। समय बीतते बीतते धीर विवाह योग्य हो गया। पास के गांव रामपुर में रहने वाले भोलानाथ की बेटी ममता से उसका विवाह तय हुआ। ममता रूपवान थी और स्वभाव से काफी तेज थी। विवाह धूमधाम से हुआ और कुछ ही दिनों बाद वह विदा होकर अपने मायके लौट गई। जैसा कि उस क्षेत्र की प्रथा थी, धीर अपनी पत्नी को याद तो करता, पर जिम्मेदारियों के कारण वह भावनाओं को मन में ही दबाए रखता। खेतों की देखभाल, फसल की तैयारी और घर की व्यवस्था सब कुछ उसकी निगरानी में चलता था। इसी बीच बसंत का मौसम आ गया। पेड़ों पर कोयल की कूक गूंजने लगी और गांव में होली की चर्चा शुरू हो गई। गांव की परंपरा के अनुसार दामाद को होली से 1 माह पहले ससुराल बुलाया जाता था, ताकि वह वहां त्योहार मना सके। एक शाम जब धीर और नरेन खेत से लौटे तो माँ ने बताया कि रामपुर से सुन्नी नुआ एक पत्र देकर गया है। पत्र धीर के ससुर भोलेनाथ ने भेजा था। माँ ने वह पत्र धीर को थमाते हुए कहा, बेटा पढ़कर सुनाओ तो सही, इसमें क्या लिखा है। धीर पत्र खोला। उसमें बड़े स्नेह से लिखा था कि विवाह के बाद ये उसकी पहली होली है, इसलिए रस्म के अनुसार उसे पूरे 1 महीने पहले ससुराल आना चाहिए। भोलेनाथ ने आग्रह किया था कि उसके आने से घर में रौनक बढ़ेगी और होली धूमधाम से मनाई जाएगी। पत्र पढ़ते पढ़ते धीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, पर साथ ही चिंता की रेखा भी उभर आई। खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी थी। ये समय चौकसी का था। जरा सी लापरवाही से मेहनत पर पानी फिर सकता था। माँ ने उसके चेहरे पर चिंता देखी, बोली, बेटा जाना तो चाहिए, पर खेतों का क्या होगा। धीर ने धीमे स्वर में कहा, माँ दिल तो करता है जाऊं, पर फसल छोड़कर जाना कठिन है। दिन रात रखवाली करनी पड़ती है। तभी नरेन उत्साह से बोला, भैया आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना खेत, मैं संभाल लूंगा। माँ ने कुछ सोचकर कहा, ऐसा करो बेटा, तेरी जगह नरेन चला जाए, रस्म भी निभ जाएगी और खेत भी संभल जाएंगे। धीर ने छोटे भाई की ओर देखा। उसके मन में हल्की शंका थी, क्या नरेन वहां सब संभाल पाएगा, पर उसने भाई के उत्साह को देखकर हामी भर दी। नरेन तो मन ही मन खुश था। उसे लगा कि भाई के ससुराल जाना अपने ही घर जाना है। वो पहली बार किसी नए गांव, नए माहौल और नए अनुभव की ओर बढ़ रहा था। अगले ही दिन माँ ने उसके लिए साफ सुथरे कपड़े निकाले। उसने नहाकर नए धोती कुर्ते पहने। धीर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो नरेन, वहां हमारा सम्मान तुम्हारे हाथ में है। जैसा व्यवहार हो, धैर्य रखना। नरेन ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया आप बेफिक्र रहो, मैं वहां बिल्कुल ठीक से रहूंगा। सुबह की सुनहरी रोशनी में जब नरेन रामपुर की ओर बढ़ा तो उसके कदमों में उत्साह था। रास्ते में वो तरह तरह के सपने बुन रहा था। भाभी से मुलाकात होगी, ससुराल का स्नेह मिलेगा,
और होली का त्योहार धूमधाम से मनाएगा। उसे क्या मालूम था कि वहां उसका स्वागत वैसा नहीं होगा जैसा वो सोच रहा है। उधर जोधपुर में धीर अपने खेतों में जुट गया। दोपहर ढलने को थी जब नरेन रामपुर की सीमा पर पहुंचा। गांव जोधपुर से कुछ बड़ा था। दूर से ही उसे ममता का घर पहचान में आ गया। नरेन ने पगड़ी ठीक की, कुर्ते की सिलवटें सीधी की और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, राम राम। दरवाजा खुला। सामने धीर के ससुर भोलेनाथ खड़े थे। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, अरे तुम तो धीर के छोटे भाई हो, आओ आओ। आवाज में अपनापन तो था, पर आंखों में वो चमक नहीं थी जिसकी नरेन ने कल्पना की थी। भीतर से धीर की सास चमेली भी आ गई। उन्होंने भी औपचारिक स्वागत किया, पर उनके चेहरे पर हल्की निराशा साफ झलक रही थी, जैसे वे किसी और की प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन ने विनम्रता से कहा, भैया खेतों के काम में उलझ गए, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। कहा कि मैं आकर रस्म निभा लूं। ये सुनते ही चमेली के चेहरे पर एक पल के लिए कठोरता उभरी, पर उसने तुरंत ही उसे ढक लिया। बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम आए तो वही बात हुई। ममता भी बाहर आई। उसने नरेन को देखा, फिर नजरें झुका ली। उसके मन में क्या चल रहा था ये समझना कठिन था। उसने औपचारिक नमस्ते की और भीतर चली गई। लंबे सफर से थके नरेन ने सोचा कि अब आराम मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अपनापन मिलेगा। पर पहली ही घड़ी में उसे संकेत मिल गया कि सब कुछ सहज नहीं है। थोड़ी देर बाद चमेली ने एक बाल्टी और रस्सी उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा नहा लो, कुआं घर के पीछे ही है। इस समय कोई नौकर नहीं है, तुम खुद ही पानी खींच लेना। नरेन ठिठक गया। उसने सोचा मेहमान होकर खुद पानी खींचना पड़ेगा, पर वो कुछ बोला नहीं। मुस्कुराकर रस्सी उठाई और कुएं की ओर चल पड़ा। उसके मन में हल्की निराशा थी, पर उसने खुद को समझाया कि शायद यहाँ यही रिवाज होगा। नहा धोकर जब वो लौटा तो उसे भूख सताने लगी थी। उसने कल्पना की थी कि रसोई से पकवानों की सुगंध आएगी, पर आंगन में सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद उसे खाने के लिए बुलाया गया। उसके सामने एक थाली रखी गई। उसमें 2 रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्जी थी। उसमें ना कोई पूरी, ना खीर और ना ही मिठाई थी। नरेन ने थाली को देखा। उसे याद आया कि जब धीर भैया की शादी हुई थी तब ससुराल वालों ने कितने पकवान बनवाए थे। उसने मन को समझाया कि शायद बाकी भोजन बाद में आएगा। जैसे ही उसने रोटी उठानी चाही, ममता ने धीमे स्वर में कहा, नरेन जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है। मेहमान के आगे 2 रोटी ही परोसी जाती हैं और उसे 2.5 रोटी थाली में छोड़कर उठना पड़ता है। यदि ऐसा ना करे तो अपशकुन होता है। नरेन के हाथ वही ठिठक गए। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। 2 रोटी में से 2.5 रोटी कैसे छोड़ी जाए? क्या ये मजाक है या कोई परीक्षा? उसने चारों ओर देखा। सबके चेहरे गंभीर थे। उसे समझ आ गया कि ये रिवाज नहीं, अपमान है, पर वह बहस करना नहीं जानता था। उसने चुपचाप अपनी पगड़ी उतारी और रोटी पर रख दी। फिर उठकर एक ओर बैठ गया। पेट भूखा और मन दुखी था। रात को वह चारपाई पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे माँ की रोटी याद आ रही थी। अगली सुबह उसने सोचा कि शायद आज व्यवहार सुधरेगा, पर हुआ उल्टा। जब उसने दूध मांगा तो चमेली ने कहा, आज रात भैंस का दूध बछड़ा पी गया, इसलिए दूध नहीं है। फिर दोपहर के भोजन का समय आया तो बताया गया कि गांव के सरपंच के यहाँ दावत है, इसीलिए घर में चूल्हा नहीं जलेगा, शाम को वही खाना मिलेगा। नरेन का मन बैठ गया। क्या ये सब संयोग है या जानबूझकर किया जा रहा है? शाम तक इंतजार करते करते उसकी हालत खराब हो गई। जब वो दावत में पहुंचा तो वहां भी उसे कोने में बिठा दिया गया। खाना मिला तो इतना कम कि भूख शांत न हो सकी। रात को उसने निर्णय कर लिया कि वो यहाँ 1 महीना नहीं रह सकता। ये अपमान सहना उसके बस की बात नहीं थी। अगली सुबह उसने ससुर से कहा, मौसा जी, भैया खेतों में अकेले हैं। मेरा मन नहीं मानता कि मैं यहाँ आराम करूं और वे वहां मेहनत करें, इसलिए मैं लौटना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। भीतर से वह संतुष्ट था कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। नरेन ने विदा ली। जाते समय उसके कदम भारी थे। वो सोच रहा था, क्या सचमुच उसने कोई गलती की है? क्या भैया को ही आना चाहिए था? पर उसके मन में सबसे अधिक पीड़ा उस अपमान की थी जो उसे बिना कारण सहना पड़ा था।
इधर भोलेनाथ चमेली और ममता से कह रहा था, हमारी चाल कामयाब हो गई। बेचारा नरेन एक ही दिन में दुम दबाकर भाग गया। वो भी क्या याद रखेगा कि कभी भाई के ससुराल गया था। भोलेनाथ और चमेली खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन ममता कुछ परेशान थी। वो सोचने लगी, नरेन के भैया का स्वभाव बड़ा कठोर है, उन्हें पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। माता पिताजी के कहने पर मैंने उनका साथ तो दे दिया, पर सच ये है कि नरेन के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नरेन जब घर पहुंचा तो माँ ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? धीर भी खेत से आ गया था। नरेन ने पहले पानी पिया, फिर चुपचाप बैठ गया। कुछ पल बाद उसके आंसू बह निकले। उसने सारी बात माँ और भाई को विस्तार पूर्वक बताई। सुनते सुनते माँ का चेहरा उतर गया। नरेन की आपबीती सुनकर धीर ने मन ही मन ठान लिया कि अब बात यूं ही नहीं खत्म होगी। उसने छोटे भाई से कहा, तू चिंता मत कर नरेन, जिस तरह उन्होंने तुझे भूखा भेजा है, अब मैं उन्हें भूख का असली मतलब समझाऊंगा। अगली ही सुबह धीर ने खेतों का काम रतन काका के जिम्मे किया और ससुराल जाने की तैयारी कर ली। माँ ने कहा, बेटा गुस्से में कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। धीर बोला, माँ, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर धीर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, दोपहर की धूप सिर पर थी। चलते चलते वह एक बरगद के पेड़ के नीचे रुका। वहां एक महात्मा आसन जमाए बैठे थे। धीर ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोला, आशीर्वाद दो महाराज। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, मन में आग लेकर कहाँ जा रहा है? धीर चौंक कर बोला, महात्मा जी, आप तो सचमुच मेरे मन की बात जान गए। महात्मा बोले, तू अपने ससुराल जा रहा है। तेरे भोले भाई का अपमान हुआ है और तू उसका बदला लेने जा रहा है। धीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, महात्मा जी, अब आप ही मार्ग बताइए। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि वे जीवन भर याद रखें। महात्मा ने उसे भूत दी और बोले, ये साधारण भूत नहीं है। इसे खाने से तेरी पाचन शक्ति ऐसी हो जाएगी कि तू सीमा से बाहर भी खाएगा तो सब पच जाएगा। जा। तेरा कल्याण हो। धीर ने श्रद्धा से भूत रख ली। उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। शाम ढलते ढलते वो रामपुर पहुंच गया। दामाद को देखकर घर में चहल पहल मच गई। चमेली ने आरती उतारी। भोलेनाथ ने बड़े स्नेह से स्वागत किया। ममता भी संकोच से खड़ी थी। रसोई में उस दिन खूब पकवान बने, पूरी, कचौड़ी, खीर, दाल, सब्जी, सब कुछ। धीर ने जेब से भूत निकाली और उसे खा लिया। जब थाली सामने आई तो धीर खाने बैठ गया। पहले 2 पूरी खाई, फिर 4, फिर 8। फिर बोला, ममता, जरा और ले आओ। ममता ने सोचा उसका पति भूखा होगा, वो और ले आई। थोड़ी देर में रसोई का आधा सामान खत्म हो गया। चमेली घबराकर बोली, बेटा, और लोग भी तो खाएंगे। धीर हंसकर बोला, अरे सासू जी, मैं तो थोड़ा सा ही खा रहा हूँ। आखिर घर भर का बना सारा खाना धीर अकेला चट कर गया। रात को जब बच्चे खाने बैठे तो कुछ बचा ही नहीं था। मजबूरी में चमेली ने बालू में चने भुने, पर चटर पटर की आवाज सुनकर धीर उठ बैठा और बोला, सासू जी, क्या बना रही हो? कुछ नहीं बेटा, बच्चों के लिए चने भून रही हूँ। अरे मुझे भी दे दो भुने चने, तो मुझे बहुत पसंद है। और कुछ ही देर में उसने सारे चने भी साफ कर दिए। बच्चे भूखे रह गए। फिर चमेली ने बच्चों के लिए राख में आलू दबाकर भून दिए। सोचा इस बार चुपचाप खिला मिला दूंगी, पर जैसे ही आलू निकाले गए, धीर चादर हटाकर उठ बैठा और बोला, सासू जी, क्या खुशबू आ रही है? चमेली सकपका गई। कुछ नहीं बेटा, बच्चों के लिए 2-4 आलू भून दिए हैं। धीर हंसकर बोला, अरे वाह, भुने आलू तो मुझे बहुत पसंद है, जरा नमक लगा दीजिए। और देखो तो, उसने सारे आलू भी साफ कर दिए। उस रात बच्चों को पड़ोस में खाना खाना पड़ा। सुबह बच्चों ने दूध मांगा, पर भैंस ने रात को कम दूध दिया था। जो थोड़ा था वो भी धीर पी गया। धनिया का चेहरा उतर गया। दोपहर में फिर पूरा खाना धीर ने खत्म कर दिया। अनाज घट रहा था, बच्चे भूखे थे और दामाद का पेट जैसे सुरसा का मुंह बन गया था। उधर धीर मन ही मन सोच रहा था, अभी तो शुरुआत है। इन्होंने नरेन को भूखा लौटाया था, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। अब रामपुर के उस घर की हालत
दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। धीर सुबह उठते ही नाश्ता मांगता, दोपहर में भरपेट भोजन करता, शाम को फिर कुछ न कुछ खाने की फरमाइश कर देता। महात्मा की दी हुई भूत का असर ऐसा था कि धीर चाहे जितना खा ले, उसे जरा सी भी भारीपन महसूस नहीं होता था, बल्कि हर बार वो यही कहता, सासू जी आज तो भूख कुछ ज्यादा ही लगी है। चमेली और भोलेनाथ के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे थे। जो भी बनता धीर अकेला चटकर जाता। अब तो चमेली का धैर्य टूटने लगा। वो पड़ोसन प्रमिला के घर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, प्रमिला, मेरा दामाद तो राक्षस निकला, सुबह से रात तक खाता ही रहता है। घर का भंडार खाली हो गया है, बच्चे भूखे घूम रहे हैं। प्रमिला ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा दामाद इतना कितना खाता है? इतना खाता है कि पूछो मत। प्रमिला, कुछ उपाय बता, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। प्रमिला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, दीदी चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। उसी शाम प्रमिला रोनी सूरत बनाकर चमेली के घर आई। धीर आंगन में बैठा था। प्रमिला बोली, जमाई बाबू, अभी अभी मेरा छोटा भाई आपके गांव से होकर आया है। उसने बताया कि आपकी माँ बहुत बीमार है, हालत ठीक नहीं लगती। घर में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा अब तो धीर अपने घर लौटेगा, पर धीर शांत स्वर में बोला, मेरी माँ को खांसी की पुरानी बीमारी है, अगर हालत ज्यादा खराब होगी तो चिट्ठी आ जाएगी, तब देखेंगे। प्रमिला की पहली चाल असफल हो गई। चमेली का दिल बैठ गया। 5 दिन बाद प्रमिला फिर रोते हुए आई और बोली, जमाई बाबू, बड़ी बुरी खबर है, आपकी माँ नहीं रही। चमेली ने भी रोना शुरू कर दिया। हाय रे, अब क्या होगा? सबको उम्मीद थी कि धीर तुरंत जाने की तैयारी करेगा, पर धीर ने गंभीर स्वर में कहा, सासू जी, ये बहुत दुखद है, पर हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक 13 दिन का सूतक न बीत जाए तब तक घर से बाहर नहीं निकलते। अभी तो मैं यही रहूंगा, 13 दिन बाद ही जाऊंगा। चमेली का कलेजा धक से रह गया, उल्टा बोझ भर गया। प्रमिला ने धीरे से कहा, जी ये तो और जम गया। इधर घर का अनाज लगभग खत्म हो चुका था। चमेली और भोलेनाथ खेतों में जाते तो मन घबराता, आज लौटेंगे तो क्या बचेगा। रात को भोलेनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं ही कुछ करता हूँ, नहीं तो ये दामाद हमें कंगाल कर देगा। अगली सुबह अचानक भोलेनाथ आंगन में गिर पड़ा, आंखें पलटा ली, सांस रोक ली। घर में कोहराम मच गया। हाय हाय, ममता के बापू चले गए। चमेली छाती पीटने लगी। प्रमिला भी आ गई। सबने सोचा अब तो दामाद डरकर भाग जाएगा। धीर ने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, सासू जी, ससुर जी की अर्थी के सामने दामाद नहीं रहता है, मुझे अभी जाना होगा। उधर मेरी माँ भी नहीं रही, मेरा छोटा भाई अकेला है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जैसे ही धीर बाहर गया, भोलेनाथ उठकर बैठ गया और बोला, देखा मेरी चाल काम कर गई। धीर आंगन से बाहर निकलकर कुछ कदम चलकर घर की ओट में खड़ा हो गया। अंदर से उसे साफ सुनाई दे रहा था। चमेली का कलेजा धक से रह गया, उल्टा बोझ भर गया। प्रमिला ने धीरे से कहा, जी ये तो और जम गया। इधर घर का अनाज लगभग खत्म हो चुका था। चमेली और भोलेनाथ खेतों में जाते तो मन घबराता, आज लौटेंगे तो क्या बचेगा। रात को भोलेनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं ही कुछ करता हूँ, नहीं तो ये दामाद हमें कंगाल कर देगा। अगली सुबह अचानक भोलेनाथ आंगन में गिर पड़ा, आंखें पलटा ली, सांस रोक ली। घर में कोहराम मच गया। हाय हाय, ममता के बापू चले गए। चमेली छाती पीटने लगी। प्रमिला भी आ गई। सबने सोचा अब तो दामाद डरकर भाग जाएगा। धीर ने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, सासू जी, ससुर जी की अर्थी के सामने दामाद नहीं रहता है, मुझे अभी जाना होगा। उधर मेरी माँ भी नहीं रही, मेरा छोटा भाई अकेला है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जैसे ही धीर बाहर गया, भोलेनाथ उठकर बैठ गया और बोला, देखा मेरी चाल काम कर गई। धीर आंगन से बाहर निकलकर कुछ कदम चलकर घर की ओट में खड़ा हो गया। अंदर से उसे साफ सुनाई दे रहा था। भोलेनाथ की हंसी, चमेली की राहत भरी सांस और प्रमिला की आवाज जो कह रही थी, देखा जीजी, मरने का नाटक काम आ गया, अब दामाद कल तक नजर नहीं आएगा। धीर फिर से आंगन में घुस आया और बोला, आप लोग किसे भागता हुआ समझ रहे थे? भोलेनाथ, जो अभी अभी मृत्यु से जीवित हुए थे, घबरा गए। चमेली के हाथ से आंचल छूट गया। प्रमिला तो दरवाजे की ओर खिसकने लगी। धीर ने कठोर स्वर में कहा,
ससुर जी, नाटक अच्छा था, पर अफसोस मैं उतना भी सीधा नहीं जितना आपने समझ रखा था। बाहर खड़ा सब सुन रहा था। भोलेनाथ का सिर झुक गया। चमेली की आंखों से आंसू बहने लगे। धीर ने आगे कहा, जिस दिन आपने मेरे भोले भाई नरेन को 2 रोटी में से 2.5 रोटी छोड़ने की शर्त रखी थी, उस दिन आपने केवल उसका पेट नहीं, उसका मन भी खाली कर दिया था। आपने उसका अपमान किया। वो घर वापस भूखा लौटा, पर उसने शिकायत नहीं की। मैं शिकायत नहीं, पर आप लोगों को सीख देने आया था। ममता सिसक उठी। मुझसे गलती हो गई थी। गुस्से में मैंने वो शर्त रख दी थी। मुझे लगा था कि आपको ही आना चाहिए था। धीर ने उससे कहा, तुमने एक भोले आदमी का मजाक बनाया। आज वही मजाक तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच गया। चमेली ने रोते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर दो। हमने अहंकार में आकर गलत किया। हमने सोचा था कि तुम नहीं आए तो हमारा अपमान हुआ है। उसी गुस्से में नरेन को सजा दे दी, पर वो तो निर्दोष था। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ दिए। दामाद जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, पर हमें यह समझ में आ गया है कि सम्मान ही असली संपत्ति है। धीर बोला, मैं चाहता तो और दिन रुकता, पर मेरा उद्देश्य आपको बर्बाद करना नहीं था। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि भूख कैसी लगती है और अपमान कैसा चुभता है। अब मैं लौट रहा हूं, और हाँ, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जितने दिन मैं अपनी इच्छा से रुका, उतना काफी है। ममता दौड़कर भीतर गई और जल्दी से अपना सामान बांध लाई। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं अपने घर का अर्थ समझ चुकी हूं। चमेली ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, कभी किसी का दिल मत दुखाना। भोलेनाथ ने भारी मन से कहा, बेटा धीर हो सके तो हमें माफ कर देना। धीर ने उनके चरण छुए और कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब धीर और ममता जोधपुर पहुंचे तो नरेन दौड़ता हुआ बाहर आया। वो अपने भाई और भाभी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर में फिर से हंसी। भोलेनाथ ने भारी मन से कहा, बेटा धीर हो सके तो हमें माफ कर देना। धीर ने उनके चरण छुए और कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब धीर और ममता जोधपुर पहुंचे तो नरेन दौड़ता हुआ बाहर आया। वो अपने भाई और भाभी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर में फिर से हंसी लौट आई। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे